हेलो स्टूडेंट्स, मैं बलवंत विश्वकर्मा। इसके पहले के क्लास में हम लोगों ने ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम पढ़ा है। आज हम लोग देखेंगे, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम के अंतर्गत उपभोक्ता का संतुलन किस प्रकार से होता है। जैसा कि उपभोक्ता की संतुलन की परिभाषा में ही स्पष्ट कर दिया गया था कि उपभोक्ता संतुलन होता क्या है। इसको एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि देखिए, उपभोक्ता के पास संसाधन सीमित होते हैं, जैसे पैसा ही सीमित होता है, लेकिन उपभोक्ता की इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं तो बहुत ज़्यादा होती हैं और उपभोक्ता को उस सीमित संसाधन में ही अपनी ज़्यादा से ज़्यादा महत्वाकांक्षा को पूरा करना होता है, जिससे कि वह अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त कर सके। इसलिए उपभोक्ता संतुलन क्या होगा कि उपभोक्ता अपने सीमित संसाधनों में विभिन्न वस्तुओं का उपभोग इस प्रकार से करता है कि वह अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त करे। तो ऐसी स्थिति को उपभोक्ता का संतुलन कहते हैं। अब सीमित संसाधन के रूप में हमने पैसा को लिया है, मान लीजिए उसकी आय, इनकम या पैसा को लिया है, तो अब पैसे से अनेक तरह की वस्तुएं लेगा वह, तो अब पैसे से ही अनेक प्रकार की वस्तुओं को वह खरीद रहा है। तो इसका मतलब है कि अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त करने में वस्तु की कीमत की भी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाएगी। वस्तु की कीमत और मुद्रा की उपयोगिता के आधार पर ही उसको अधिकतम संतुष्टि मिल पाएगी। इसीलिए जो है हम मुद्रा को जो है उपभोक्ता के संतुलन के बीच में ला दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुद्रा और कीमत के आधार पर ही वस्तु के उपयोगिता का मापदंड निर्धारित होगा। तो उपभोक्ता के संतुलन को कीमत के संदर्भ में हम कैसे जो है दर्शाएंगे कि सीमांत उपयोगिता ऑफ मनी, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स, यानी कि ये एक्स वस्तु को हम रखे हैं अपॉन प्राइस ऑफ एक्स, अर्थात वस्तु के सीमांत उपयोगिता तथा वस्तु के कीमत के अनुपात को ही मुद्रा का सीमांत उपयोगिता होता है, कहा गया है। तो मुद्रा भी एक वस्तु के रूप में हो गई। जैसे जैसे मुद्रा की मात्रा कम होती जाती है किसी व्यक्ति के पास, उस मुद्रा की सीमांत उपयोगिता उस व्यक्ति के लिए बढ़ती जाती है। ठीक है, तो अब मुद्रा की सीमांत उपयोगिता जो है इस प्रकार से है। तो वस्तु की कीमत क्या होगी? वस्तु की सीमांत उपयोगिता अपान मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। यदि हम मुद्रा के सीमांत उपयोगिता को 1 मान ले, 1, तो ऐसी स्थिति में जो वस्तु की कीमत होगी वही वस्तु की सीमांत उपयोगिता होगी। वस्तु की कीमत वस्तु के सीमांत उपयोगिता के बराबर हो जाएगी ऐसी स्थिति में। तो ठीक है, ये तो छोटा सा टेक्निकलिटी थी जो है उपभोक्ता के संतुलन का कीमत के संदर्भ में। अब मान लेते हैं कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को हम 2 मान लिए हैं। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को हम 2 मान लिए हैं। 2 मान करके हम एक इस सारणी के आधार पर देखेंगे कि उपभोक्ता का संतुलन कहां पर हो रहा है। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि वस्तु का उपभोग जैसे जैसे हम करते जा रहे थे वैसे वैसे वस्तु की उपयोगिता घटती हुई जा रही थी। अब हम देखेंगे कि वह पहली वस्तु की उपयोग जब उपभोक्ता कर रहा है तो ऐसे में वस्तु की सीमांत उपयोगिता 10 है। मान लेते हैं कि वह वस्तु रोटी है। हम आम जीवन में जो खाते हैं चपाती अर्थात रोटी वह वस्तु है। और
प्रत्येक रोटी की कीमत 3 रुपए है। ठीक है, रोटी की कीमत 3 रुपए है। तो पहली वस्तु की कीमत हमने दिया 3 रुपए और उस वस्तु की उपयोगिता हमको मान लेते हैं कि उस वस्तु की उपयोगिता हमको 10 यूटिल्स के बराबर प्राप्त होता है। तो रुपए के रूप में उस वस्तु की उपयोगिता क्या होगी? जैसा कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता हमने 2 माना है, तो वस्तु की सीमांत उपयोगिता क्या होगी? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन 2 तो 10/2 बराबर 10/2 बराबर क्या होगा? 5। तो वस्तु के संदर्भ में मुद्रा के संबंध में या रुपए के संदर्भ में वस्तु की सीमांत उपयोगिता 5 हो जाएगी। तो अब उपभोक्ता को लाभ हो रहा है या हानि? आप देखेंगे कि उपभोक्ता ने तो मात्र 3 ही रुपए खर्च किया है और रुपए के रूप में, मुद्रा के रूप में उसको उपयोगिता मिल रहा है 5, तो उसको जाहिर सी बात है लाभ होगी, 2 रुपए के बराबर लाभ हो रही है। क्यों? क्योंकि 3 ही रुपए खर्च किया है और वस्तु से उपयोगिता 5 रुपए के बराबर मिली, इसलिए उसको 2 रुपए के बराबर लाभ हो रही है। मान लेते हैं कि दूसरी इकाई का उपभोक्ता उपभोग कर रहा है, वस्तु की कीमत तो 3 ही रुपए है, तो दूसरी इकाई का उपभोग कर रहा है, तो दूसरी इकाई से उपभोक्ता को अब कुछ कम उपयोगिता प्राप्त होगी। मान लेते हैं कि 8 यूटिल्स के बराबर उपयोगिता उसको मिल रही है, तो मुद्रा के रूप में उसको उपयोगिता कितनी मिलेगी? 8/2, क्योंकि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता 2 है, तो 8/2 बराबर 4। तो उसको लाभ होगा या हानि? लाभ होगा एक इकाई का, क्योंकि मुद्रा के रूप में 4 रुपए के बराबर उपयोगिता मिल रही है और उसने खर्च किया है 3 रुपए, तो 1 रुपए का लाभ होगा। फिर तीसरी इकाई का उपभोग कर रहा है, तो 3 ही रुपए वस्तु की कीमत दे रहा है, लेकिन वस्तु की उपयोगिता मान लेते हैं 6 यूटिल्स के बराबर है और मुद्रा के रूप में उपयोगिता क्या होगी? 6/2 अर्थात 3, तो उसको लाभ होगा या हानि? देखिए 3 ही रुपए खर्च किया था और 3 ही रुपए के बराबर उपयोगिता मिल रही है। इसका तात्पर्य है कि उसको न लाभ होगा और न हानि, उसको 0 लाभ हानि हो रहा है। उसी प्रकार से अगला वस्तु का 4 इकाई का उपभोग कर रहा है, तो 3 ही रुपए कीमत उसको वस्तु की कीमत दे रहा है और वस्तु की उपयोगिता हमको 4 मिल रही है, तो रुपए के रूप में उपयोगिता क्या होगी? 4/2 अर्थात 2, तो 2 रुपए के बराबर वस्तु की उपयोगिता मिल रही है और उसने 3 रुपए खर्च किया हुआ है, तो अब लाभ होगा या हानि? सीधी सी बात है, 2 रुपए के बराबर उसको उपयोगिता मिल रही है और 3 रुपए उसने खर्च किया हुआ है, तो सीधी सी बात है हानि होगी अर्थात -1। -1 और इसी प्रकार से और वस्तु का उपभोग करते जाएंगे तो वही होगा। इसी चीज को हम चित्र के रूप में दर्शा सकते हैं। एक्स अक्ष पर वस्तु की इकाई है, तो वाई अक्ष पर उपयोगिता एवं कीमत है। एक्स अक्ष को 1 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रुपए रोटी के रूप में जो है हम समान बराबर भागों में बांट लिए हैं, तथा वाई अक्ष को भी जो है 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए के रूप में उपयोगिता को हम बांट लिए हैं। वस्तु की कीमत 3 है, 1 रोटी खाए तब भी 3 ही रुपए दिए, 2 रोटी खाए तब भी 3 ही रुपए दिए, 3 रोटी खाए तब भी 3 ही रुपए दिए, यानी कि 1-1 रोटी की कीमत, अर्थात पहली रोटी की भी कीमत 3 रुपए दिए, दूसरी रोटी की भी कीमत 3 रुपए दिए, तीसरी रोटी की भी कीमत 3 रुपए दिए, चौथी रोटी की भी कीमत 3 रुपए दिए, सभी रोटियों की बराबर कीमत है। अब जब पहली वस्तु का उपभोग कर रहा है तो रुपए के रूप में कितना उसको उपयोगिता प्राप्त हो रही है? पहली वस्तु का उपभोग कर रहा है तो रुपए के रूप में 5 रुपए के बराबर उपयोगिता प्राप्त कर रही है। तो
एक के ऊपर 5 के सामने एक पॉइंट बना देंगे। दूसरी वस्तु का उपभोग कर रहा है तो 4 रुपए के बराबर उपयोगिता प्राप्त हो रही है, तो 2 के ऊपर और 4 के सामने एक पॉइंट बना देंगे। तीसरी वस्तु का उपभोग कर रहा है तो 3 रुपए के बराबर उपयोगिता प्राप्त हो रही है, तो 3 के ऊपर और इस 3 के सामने हम एक बिंदु बना देंगे जो इस 3 रुपए के लाइन पर ही वह बिंदु पड़ेगा। फिर चौथी रोटी का उपभोग कर रहे हैं तो रुपए के रूप में 2 रुपए के बराबर उपयोगिता प्राप्त हो रही है, तो 4 के ऊपर और 2 के सामने हम एक बिंदु बना देंगे। पांचवी रोटी का उपभोग कर रहे हैं तो 1 रुपए के बराबर उसको उपयोगिता प्राप्त हो रही है, तो 5 के ऊपर और 1 के सामने हम एक पॉइंट बना देंगे। ठीक है। छठी रोटी का उपभोग कर रहे हैं तो देखिए हमको उससे छठी रोटी से जो है हमको उपयोगिता 0 रुपए के रूप में उपयोगिता 0 मिल रही है, 0 पर, और आगे यदि उपभोग करते जाते तो माइनस में जो है उपयोगिता प्राप्त होगी। अब सभी बिंदुओं को हम मिला देंगे। सभी बिंदुओं को मिला देने से देखिए इस ई बिंदु पर संतुलन बन रहा है और इस ई बिंदु पर उपभोक्ता का संतुलन होता है। ई बिंदु पर ही उपभोक्ता का संतुलन होता है। इस सारणी में भी आप देखेंगे 3 रुपए इसने खर्च किया था और 3 रुपए के बराबर उसको उपयोगिता मिल रही है, तो इसी 3 रुपए उपयोगिता वाले तीसरे रोटी पर 3 रुपए उपयोगिता वाले लाइन में उसको संतुलन की स्थिति प्राप्त हो रही है। इस प्रकार से एक वस्तु, अभी हमने एक वस्तु लिया है, एक वस्तु के संदर्भ में उपभोक्ता का संतुलन इस ई बिंदु पर होगा और वह संतुलन कितना वस्तु की कीमत दे रहा है और उस वस्तु से रुपए के रूप में कितनी उपयोगिता प्राप्त हो रही है। जहां पर उन दोनों बराबर हो जाते हैं वहीं उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होती है और वहीं संतुलन की स्थिति निर्धारित हो जाती है और वह इस ग्राफ में ई बिंदु है और इस सारणी में तीसरी रोटी को खाने के पश्चात प्राप्त हो जा रहा है। इसके बाद जो है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, 2 वस्तु या 2 से अधिक वस्तुओं के संदर्भ में भी उपभोक्ता का संतुलन होता है। इसको अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।